नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज का वीडियो बीपीएससी आउटर मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज इंटरनेशनल रिलेशन में भारत और चीन के संबंध पे सवाल देखेंगे। सवाल में देखेंगे कि भारत की तिब्बत नीति में बदलाव हुआ है, और क्या भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के परिप्रेक्ष्य में इस कथन पर। तो ठीक है, भारत और चीन के बीच तनाव तो होते रहता है। अच्छा लग जाए, समझ आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर कुछ फ़ायदा मिले आपको या आपके अनुसार हो तो। ठीक है, आइए देखें, सवाल को समझते हैं और उसके अनुसार आंसर लिखने का कोशिश किया गया है। सवाल को समझिएगा। पहले, भारत की तिब्बत नीति में बदलाव हुआ है। ठीक है, तो भारत की तिब्बत नीति आपको बतानी पड़ेगी, और क्या है बदलाव हुआ है वो दिखाना पड़ेगा। और भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के परिप्रेक्ष्य में इस कथन पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये तो अलग हो गया, और ये आपको अलग बताना है। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव आप देखते होंगे एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो हमेशा तनाव ही रहता है। आज ही के न्यूज़ में भी था, चीन के विदेश मंत्री ने कहा पीछे हटने के लिए, लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, तो आज ही के न्यूज़ में था। ये सब लेटेस्ट न्यूज़ भी आपको ऐड करना ही पड़ेगा आंसर में। ठीक है, तो आप ऐड कीजिएगा उसके अनुसार। मैंने अपने अनुसार लिखने का कोशिश किया है। ठीक है, समझिए, कुछ अलग आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। हाल के दिनों में लद्दाख में विवादित वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के पार भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ के कारण भारत चीन संबंधों में तनाव पुनः बढ़ गया है। ठीक है, इससे सैनिकों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे पूर्वी लद्दाख में सैन्य टकराव की स्थिति निर्मित हुई है। इंट्रोडक्शन में आप इससे भी अच्छा लिखिए। ठीक है, अब देखते हैं भारत की तिब्बत नीति की पृष्ठभूमि क्या है। वर्षों से तिब्बत भारत का एक अच्छा पड़ोसी रहा है, क्योंकि भारत की अधिकांश सीमाओं सहित 3500 किलोमीटर एलएसी तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के साथ जुड़ा है, न कि शेष चीन के साथ। ठीक है, वर्ष 1914 में चीनियों व तिब्बती प्रतिनिधियों ने ब्रिटिश भारत के साथ शिमला सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए, जिसने सीमाओं का अंकन किया है। ठीक है, हालांकि वर्ष 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर पूर्ण रूप से अधिकार करने के बाद चीन ने उस सम्मेलन और मैक-मोहन रेखा को अस्वीकार कर दिया, जिसने दोनों देशों को विभाजित किया था। ठीक है, इसके अलावा 1954 में भारत ने चीन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए, जिसमें तिब्बत को चीन के तिब्बत क्षेत्र के रूप में मान्यता देने पर सहमति हुई। ठीक है, वर्ष 1959 में, सब आपको दिखाना ही पड़ेगा यहाँ पे। 1959 में तिब्बती विद्रोह के बाद दलाई लामा, तिब्बती लोगों के आध्यात्मिक नेता और उनके कई अनुयायी भारत आए। दलाई लामा का नाम सब लोग जानते होंगे, तिब्बती गुरु। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें और तिब्बती शरणार्थियों को आश्रय दिया तथा निर्वासन की स्थिति में तिब्बती सरकार की स्थापना में मदद की। और आगे है, आधिकारिक भारतीय नीति यह है कि दलाई लामा एक आध्यात्मिक नेता हैं, और भारत में 1 लाख से अधिक निर्वासितों के साथ तिब्बती समुदाय को किसी भी राजनीतिक गतिविधि का अधिकार नहीं है। ठीक है, भारत का ही अंग था तिब्बत, और चीन में कैसे चला गया। भारत की तिब्बत नीति में बदलाव, क्या क्या बदलाव हुए हैं, ये भी आपको दिखाना होगा। ठीक है, अच्छा लगे, समझ आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पूरी बातों को पहले समझिए और अपने अनुसार आंसर को लिखने का कोशिश कीजिए। दोस्तों, भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव की स्थिति में भारत की तिब्बत नीति में बदलाव आया है। नीति में यह बदलाव सार्वजनिक मंचों पर दलाई लामा के साथ सक्रिय रूप प्रबंधन करने वाली भारत सरकार को चिन्हित करता है। उदाहरण के लिए लिया गया उदाहरण, वर्ष 1914 में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रमुख लोब्संग सांगे को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया था, जब मोदी सरकार बनी थी 2014 में पहली बार। ठीक है, हालांकि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2019 में दूसरे 5 साल के कार्यक्रम के लिए फिर से चुने जाने के बाद उन्हें आमंत्रित नहीं किया, ताकि उनके और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच
एक द्वितीय अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए एक सुगम मार्ग सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो ये दरार होगा तो आदमी बुलाएगा ही नहीं। ठीक है, तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने दलाई लामा को वर्ष 2013 के बाद पहली बार सार्वजनिक स्वीकृति मिलने की शुभकामनाएं भी दी। और आगे है, भारत की तिब्बत नीति में बदलाव मुख्य रूप से प्रतीकात्मक पहलुओं पर केंद्रित है, लेकिन तिब्बत नीति के प्रति भारत के दृष्टिकोण से संबंधित कई चुनौतियां हैं। ठीक है, अब देखते हैं भारत नीति के प्रति भारतीय दृष्टिकोण से जुड़ी चुनौतियां तो बहुत है, तो चुनौतियों को देखेंगे। ठीक है, चुनौतियों में तिब्बती जनसांख्यिकी में परिवर्तन, यानी कि पिछले कुछ दशकों में चीन अपनी मुख्य भूमि से लोगों को तिब्बत में प्रवास करने हेतु प्रोत्साहित कर रहा है। चीन उस तिब्बती आबादी का दमन कर रहा है जो दलाई लामा से संबंधित है या उसका समर्थन करती है, तथा इस क्षेत्र में अपने निवेश, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ा रहा है। ठीक है, दूसरा है तिब्बती लोगों का एक दूसरे के खिलाफ प्रयोग। जैसे जैसे भारत चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है तथा गलवान घाटी संघर्ष के बाद यह और हिंसक हो गया है, चीन ने तिब्बती मिलिशिया समूहों को समर्थन देना शुरू कर दिया है। ठीक है, इसके विपरीत भारतीय सेना तिब्बती स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को प्रशिक्षित करती है, जिससे भविष्य में तिब्बती एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये हो रहा तिब्बत में, उसके कारण जो है एलएसी पर संघर्ष हमेशा चलते रहता है। तिब्बती नागरिकता का मुद्दा ये क्या है, भारत सरकार 1987 के कट ऑफ वर्ष के बाद से भारत में पैदा हुए तिब्बतियों को नागरिकता प्रदान नहीं करती है। ठीक है, इससे तिब्बती समुदाय के युवाओं में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई है। ठीक है, उधर चीन अपना हक जमा ही रहा है। दलाई लामा के उत्तराधिकार का प्रश्न अब है। 86 वर्षीय दलाई लामा न केवल एक आध्यात्मिक नेता हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर तिब्बती समुदाय के राजनीतिक नेता भी हैं। दलाई लामा का दावा है कि उनका उत्तराधिकार भारत के एक विशिष्ट क्षेत्र में या यहाँ तक कि ताइवान जैसे किसी अन्य देश में एक जीवित अवतार हो सकता है। उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष लिखने का कोशिश किया गया। भारत चीन के बीच संबंध दिखाया। भारत चीन के बीच अलग संबंध है, लेकिन ये तिब्बत के ऊपर था, इसलिए तिब्बत को दिखाना जरूरी था। यहाँ पर निष्कर्ष में है, वर्तमान में भारत में बसने वाले तिब्बतियों को लेकर एक कार्यकारी नीति यानी कि कानून नहीं है। ठीक है, भारत की वर्तमान तिब्बती नीति भारत में बसने वाले तिब्बतियों के कल्याण और विकास हेतु महत्वपूर्ण है, परंतु यह तिब्बत के मुख्य मुद्दों का कानूनी समर्थन नहीं करती। उदाहरण के लिए तिब्बत के विध्वंस कारकों द्वारा तिब्बत में स्वतंत्रता की मांग। अतः अब समय आ गया है कि भारत को भी चीन से निपटने में तिब्बत के मुद्दे पर अधिक मुखर रुख अपनाना चाहिए। इसके अलावा भारत में तिब्बत की एक युवा और जशांत आबादी निवास करती है, जो दलाई लामा के गुजरने के बाद अपने नेतृत्व और कमान संरचना हेतु भारत से बाहर दिखती है। अतः भारत को ऐसी स्थिति से बचने की भी ज़रूरत है। तो अपना राय देना है निष्कर्ष में क्या, तो ये आपकी सोचावट कुछ और हो सकती है, तो उसके अनुसार आंसर में लिखना होगा। ठीक है, तो प्रश्न तो चीन पे विवाद है, बनते रहते हैं, बनने की भी उम्मीद है एग्ज़ामों में। तो आप देखिए, समझिए और अपने अनुसार आंसर को लिखने का कोशिश कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको पकड़ मजबूत रखनी होगी। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।